हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का स्प्राउटी एरा में। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। इसमें हम जानेंगे कि जो ओल्ड बुक्स है जैसे वेदास और जो पुराने समय की दबी हुई चीज़ें हमें मिली हैं, वो हमें क्या बताती है पुराने समय के बारे में, यानी कि हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैरी से स्टार्ट करेंगे हम। मैरी जो है लाइब्रेरी में है। जैसे ही बेल रैंग होती है, बेल बजती है, तो टीचर पूछती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को कहती है कि उसको फॉलो करे। टीचर क्या कहता है स्टूडेंट्स को कि उसको फॉलो करे, क्योंकि वो लोग लाइब्रेरी में जा रहे हैं पहली बार। ठीक है। तो जब मैरी जो है लाइब्रेरी के अंदर जाती है, उसको लाइब्रेरी जो है इतनी बड़ी होती है, क्लासरूम से भी बड़ी होती है उसके, और बहुत सारे शेल्फ्स होते हैं उसमें, जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी होती है। एक कॉर्नर में एक ऐसा कपबोर्ड होता है जिसमें बड़ी बड़ी लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स होती हैं। और जब वो उसे देखती है और उसको ओपन करने की कोशिश करती है, तो टीचर कहता है कि वो कपबोर्ड जो है उसमें स्पेशल बुक्स है डिफरेंट रिलीजन्स की। ठीक है। तो उसने उसे कहा कि क्या आप तुम्हें पता है कि हमारे पास सेट ऑफ वेदास हैं। तो मैरी वंडर करती है कि वेदास क्या होते हैं। अब आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि वेदास क्या होते हैं और कौन कौन से वेद जो है एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स की अगर हम बात करें वर्ल्ड के अंदर, तो वो वेदास ही है। ठीक है। और टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है। सबसे ओल्डेस्ट जो है इसमें ऋग्वेद है, जो कि आज से 3500 साल पहले कंपोज किए गए। ऋग्वेद जो है इसमें 1000 से भी ज्यादा हिम्स है, जिन्हें सुक्ता या वेल सेड कहा जाता है। ठीक है। ये हिम्स जो है वो गॉड और गॉडेसेस के प्रेज में, यानी कि उनकी प्रशंसा में लिखे गए हैं। 3 गॉड्स जो है उस समय इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से वो गॉड है? अग्नि, गॉड ऑफ फायर; इंद्रा, अ वॉरियर गॉड। ठीक है। इंद्रा को क्या कहा जा रहा है? एक वॉरियर गॉड के रूप में। अग्नि को गॉड ऑफ फायर माना जा रहा है। सोम को क्या माना जा रहा है? एक ऐसा प्लांट जिससे कि स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जा सकती है, तो सोम। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो हिम्स है ये ऋषियों के द्वारा, सेजेस के द्वारा कंपोज की गई। जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे कैसे इन वेदास को रिसाइट करना है, कैसे इनको याद करना है, हर एक सिलेबल को कैसे याद करना है, हर एक वर्ड सेंटेंस को किस तरीके से बिट बाय बिट लर्न करना है। ज्यादातर हिम्स जो है वो कंपोज, और मतलब आप कह सकते हैं ज्यादातर हिम्स जो है वो कंपोज भी आदमियों के द्वारा की गई, उनको सिखाया और पढ़ाया भी आदमियों के द्वारा ही गया। कुछ ऐसी थी जो वुमेन के द्वारा कंपोज की गई। ऋग्वेद जो है आ, वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। जो कि संस्कृत से अलग टाइप की लैंग्वेज है। ठीक है। और उस समय पर, जो आज के समय पर स्कूल्स में संस्कृत सिखाई जाती है, वो संस्कृत नहीं, जो ओल्ड और वैदिक संस्कृत थी उसमें ऋग्वेद को लिखा गया है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। तो देखिए, संस्कृत जो है एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है, जिनको इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में काउंट किया जाता है। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस है, जैसे कि असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। कुछ एशियन लैंग्वेज है, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस हो गई, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। ये सारी इस फैमिली के अंतर्गत ही आती है। इनको फैमिली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो कॉमन है। जैसे कि संस्कृत में मात्र वर्ड है, हिंदी में माँ, और इंग्लिश में मदर। ठीक है। तो इसमें कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इनको इस तरीके की फैमिली ग्रुप में डाला गया है। अब बुक्स जो कि लिखी गई, और या आज के समय पे जो हम बुक्स यूज करते हैं वो लिखी गई होती है या प्रिंटेड बुक्स होती है। ठीक है। ऋग्वेदास जो है उनको ज्यादातर लोगों के द्वारा रिसाइट किया जाता था, और फिर लोग उनको सुनते थे, बोला जाता था और लोगों के द्वारा सुना जाता था, रीडिंग नहीं की जाती थी। इसको लिखा तो काफी सेंचुरीज के बाद लिखा गया। फर्स्ट जब ये कंपोज हुए, कंपोज किसके द्वारा किए गए? जिनके द्वारा भी किए गए, उन्होंने रिसाइट किया है इसको। ठीक है, वर्बल।
ना कि लिखे गए थे। लिखे तो ये बहुत बाद में गए हैं, ठीक है। और या अगर हम आज के समय से लेके जाए तो लेस देन 200 ईयर्स एगो इनको जो है लिखा और प्रिंट किया गया। मतलब इनको प्रिंट जो है वो आज से 200 साल पहले ही किया गया है, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको प्रिंट किए हुए। तो आप देखेंगे इनको लिखा जो है बहुत साल बाद गया, और प्रिंटिंग तो उसकी और भी काफ़ी समय बाद हुई है। अब कैसे हिस्टोरियंस ऋग्वेद को स्टडी करते हैं, तो देखिए हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि हो गए, तो ये पास्ट के बारे में पता लगाना इनका काम है, लेकिन इसके एडिशन में ये लोग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल रिमेन्स इनको मिलते हैं, ठीक है, तो ये उनको भी एग्जामिन करते हैं। तो हम ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। कुछ हिम्स जो है ऋग्वेदा के अंदर वो डायलॉग के फॉर्म में, डायलॉग मतलब बातचीत के फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही एक हिम है जो डायलॉग है बिटवीन ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जो विश्वामित्र थे उनके बीच का, और दो नदियां थी ब्यास और सतलज। इन दो नदी और विश्वामित्र के बीच का डायलॉग इसमें दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे। तो देखिए विश्वामित्र और रिवर के बीच का जो है डायलॉग, इस तरीके के हिम्स जो है आपके ऋग्वेद में लिखे गए। एक बार आप इसको रीड करेंगे तो ऐसा है जैसे विश्वामित्र कहते हैं रिवर से कि ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, कि आप जो है माउंटेन से कैसे आती है, दो स्विफ्ट हॉर्सेस की तरह आती है, दो शाइनिंग काउस की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से बातचीत जो है विश्वामित्र और दो रिवर्स के बीच में चलती है। तो रिवर्स कहती है कि हम वो है जो वाटर यानी कि पानी या जल से परिपूर्ण है, ठीक है, और उन रास्तों पे चलते हैं जिन रास्तों को गॉड ने हमारे लिए बनाया, भगवान ने हमारे लिए बनाया। और एक बार जब हम फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, कि अगर हमने एक बार फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो हमको रोका नहीं जा सकता। तो ये डायलॉग जो है ऋग्वेद में दिखाया गया है। चलिए आगे फिर आ जाते हैं कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स है ऋग्वेद के अंदर जिसमें कैटल के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, हॉर्सेस के बारे में लिखा गया है या आपको देखने को मिलेगा। तो हॉर्सेस जो हैं उनको चैरियट यानी कि रथ वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था बैटल्स में। और ये बैटल्स जो होती थी, ये लड़ाइयाँ जो झगड़े होते थे उस समय पर, मेनली कैटल को लेकर, कैटल को कैप्चर करने के लिए होते। तो आप देखेंगे शुरुआत में जो भी लड़ाइयाँ होती थी ना वो कैटल को लेकर ही होती थी, ठीक है। या आप देखें कि लैंड, भूमि के किसी टुकड़े के लिए वो लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भूमि का टुकड़ा जो पैस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए कि जानवर अगर आप रख रहे हैं, कैटल रख रहे हैं, तो उनको चराने के लिए आपको जगह भी तो चाहिए। तो ऐसे जगहों के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। बार्ली जैसी क्रॉप्स उगाने के लिए लैंड, या इस तरीके के बैटल्स जो है उस समय पे लड़े जाते थे, पानी के लिए, कैटल के लिए, लैंड के लिए। इस तरीके की लड़ाइयाँ उस समय पर आपको देखने को मिलेगी। कुछ वेल्थ जो है वो जो भी इन बैटल से जितनी भी वेल्थ आती थी, तो वो वेल्थ को कुछ तो लीडर्स रख लेते थे, ठीक है। जो भी वेल्थ आई है उसमें से ज़्यादातर जो है लीडर्स रख लेते थे। कुछ जो है प्रेस्ट यानी पुजारियों को दे दी जाती थी, बाकी की जो है लोगों के बीच में बांट दी जाती थी। तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग ऐसे करते थे कि बैटल हुई, वेल्थ आई, तो वेल्थ को लीडर्स ने रख लिया, फिर बाकी प्रेस्ट को बांट दिया, और बचा हुआ जो है वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। कुछ वेल्थ जो है वो यज्ञ वगैरह, यज्ञ सेक्रीफाइसेस ये करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हम देखेंगे कि ये जो यज्ञ करवाए जाते थे गॉड गॉडेसेस को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए करवाए जाते थे। उनको कई क्या बोलते हैं आहुतियाँ देते थे ये लोग, जैसे कि घी, ग्रेन, कई केसेस में एनिमल्स की भी ऑफरिंग करते थे। तो ये सब चीज़ें उस समय पर एग्जिस्ट करती थी। ज़्यादातर आदमी जो है वो वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे इस तरीके की। कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी कि भाई पर्टिकुलर ये जो है आर्मी का पार्ट है, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। लेकिन कुछ असेंबलीज होती थी जहाँ लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे वॉर और पीस के मैटर्स को, ठीक है। और वो लोग अपना लीडर भी चूज करते थे, ठीक है, जिसको भी वो मानते थे कि भाई ये ब्रेव है या स्किलफुल है, तो ऐसे को अपना लीडर भी बनाते थे। अब है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कि ऐसे कौन कौन से वर्ड थे जो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए गए हैं। तो कई ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है उस समय पे इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि आप देखेंगे जो प्रेस्ट थे इनको कई बार ब्राह्मण्स कहा जाता था, या जो कि रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उन्हें राजास कहा जाता था।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नाम कैसे दिए गए कि जिस तरीके का काम वो लोग करते थे उसके बेसिस पे नाम दिए गए, या कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, कौन सी भाषा वो बोलते हैं, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, तो इन सब बेसिस पर उनको नाम दिए गए। ये जो राजाज होते थे ये आज के राजाओं की तरह नहीं है, जिनके बारे में आप बाद में पढ़ते हैं अलग अलग डायनेस्टी के राजाज के बारे में, वो नहीं है ये, ठीक है। इनकी कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, इनका कोई महल नहीं होता था, इनके पास कोई आर्मी नहीं होती थी, ना ही ये टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ये राजा क्यों थे? तो क्या होता था कि जो भी राजा होता था ना, उसका बेटा उस समय पर ऑटोमेटिकली कभी भी राजा नहीं बनता था कि भाई राजा का बेटा राजा बन जाए, ऐसा नहीं होता था उस समय पर। दो वर्ड्स जो हैं वो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए उस समय पर यूज किए जाते थे। एक था जना, जना मतलब जन यानी कि लोग, ठीक है, जो आज भी हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक वर्ड था विश। अब ये विश वर्ड क्या है? ये वैश्य वर्ड से आया है, ठीक है। विश वर्ड, वैश्य हम पढ़ते हैं ना, वर्ण सिस्टम में हम पढ़ते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये वो वैश्य से विश शब्द आया है। तो इस विश का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को डिनोट करने के लिए, ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। तो हमने कई जगह आप देखेंगे कि ये वर्ड इस्तेमाल हुए होंगे, पुरु जना या विश, ठीक है, या भारत जना और विश, या यदु जना और विश, इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कई बार क्या होता था, जो लोग होते थे जो कि ये हिम्स कंपोज करते थे, वो खुद को आर्यास बताते थे कि हम कौन है, आर्यास। और उनके जो भी ओपोनेंट्स होते थे, उनके जो भी अपोजिट होते थे, उनको दासाज या दास्यूस कहा जाता था। ये ऐसे लोग होते थे जो सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे और डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे, या डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस या भाषा बोलते थे। बाद में जो टर्म दास या दासी शब्द जो आया है, जिसको हम स्लेव कहते हैं, ये यहीं से आया है। तो उस समय पे आर्यास के जो ओपोनेंट थे उन्हें दासाज या दासियूस कहा जाता था। बाद में जो शब्द हम दास शब्द यूज करते हैं नौकर के लिए, या दासी शब्द फेमिनिन रूप में यूज करते हैं, वो यहीं से आया है। तो स्लेव्स जो हैं वो वुमेन और मेन हुआ करते थे, जो कि जिनको कैप्चर किया जाता था वॉर के दौरान, यानी कि युद्ध के दौरान जिनको भी पकड़ लिया जाता था उनको जो है स्लेव्स बना लिया जाता था। उनको जो है ओनर की प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाता था, यानी कि उनको ऐसे ट्रीट करते थे कि भाई जो जीत के लाया है वो उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो चाहे तो उनसे कुछ भी काम करवा सकता है। जबकि ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट जो है रीजन जो है सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पर इसको कंपोज किया गया, ठीक है। और बाकी डेवलपमेंट जो है हालांकि अलग अलग जगह हमें देखने को मिले, लेकिन ऋग्वेद जो है नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया था। अब आ जाते हैं साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। सेंटिनल क्या होता है ये बताइए। देखिए इसमें लिखा गया है साइलेंट सेंटिनल। अब हम मेगालिथ्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंटिनल्स हम जो सोल्जर्स होते हैं उनको कहते हैं ना, तो ये मेगालिथ्स जो है इस तरीके के प्रोटेक्टर का काम करते थे, इसलिए लिखा गया है साइलेंट सेंटिनल। अब कैसे करते थे देख लेते हैं। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं? स्टोन बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स हो गए, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, ठीक है। और इनको लोगों के द्वारा केयरफुली अरेंज किया जाता था। जहां पर भी जैसे कि किसी की डेथ हो गई, उसकी बरियल साइट ये है, तो इस साइट के चारों तरफ जो है बड़े बड़े मेगालिथ्स जो है रखे जाते थे, ठीक है। बड़े बड़े मेगालिथ्स इस चारों तरफ इसके रख दिए जाते थे, ये मार्क करने के लिए कि यहाँ पर क्या है, एक ग्रेव है, ठीक है। तो ये जो है आज से, ये प्रैक्टिस आज से 3000 साल पहले शुरू हुई। और पूरे डेक्कन रीजन में, यानी कि साउथ इंडिया के रीजन में या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसे कि कश्मीर रीजन में भी आपको ये प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। जहां पर देखिए ये बरियल साइट है, इसके चारों तरफ देखिए बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, ठीक है। इस टाइप के मेगालिथ को सिस्ट कहा जाता था। कुछ सिस्ट जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। आप देखेंगे इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर जो है ग्रेव के चारों तरफ रखे जाते थे। कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट जो है आपको मैप 2 पेज नंबर 12 पे दिखाई गई है। अब ये पेज नंबर 12 कहाँ है? वेट, पेज नंबर 12, ये कौन सा पेज नंबर है? जो लास्ट चैप्टर में गया ना वो वाला है, ये तो 37 38 है। लास्ट से लास्ट चैप्टर में हमने देखा था।
तो देखेंगे कई बार क्या होता था, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको इस तरीके का सर्कल मिलता था, स्टोन्स चारों तरफ रखे होते थे सर्कुलर उसमें, और उससे ये पता चल गया कि अब जहां पर भी ये पत्थर रखे हुए हैं उसके नीचे क्या है, किसी की डेड बॉडी को दफनाया गया है। ओके, चलिए, तो ये सारे जो बरियल्स हैं उनमें कॉमन फीचर होते थे। जनरली जो मरा हुआ व्यक्ति होता था उसको दबाया जाता था, और उसके साथ साथ जो है कई पॉट्स जिन जो कि ब्लैक और रेड वेयर होते थे उनको वहां पर रखा जाता था उसके साथ में ही। इसके अलावा टूल्स वेपन्स जो होते थे आयरन के, कई बार जो है हमें इन बरियल साइट्स के अंदर हॉर्सेस के स्केलेटन्स भी देखने को मिले हैं। ज्वेलरी वगैरह भी जो है रखी जाती थी उनकी डेड बॉडी के साथ में। अब आ जाते हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में, हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये जो चीजें मिलती है हमें बरियल्स या बुक्स तो हो गया। बरियल्स की अगर हम बात करें तो इनसे हमें सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चलते हैं, तो आप देखिए जब आप ये बता रहे हैं कि डेड बॉडी के साथ में और भी चीजें जो है दफनाई जाती थी, तो सब जो अमीर होगा उसके आप देखेंगे उसके आसपास बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, हॉर्सेस मिल गए जैसे कि अभी बताया गया। और जो गरीब व्यक्ति होगा जिसके पास हॉर्स नहीं होगा खुद का या ऑर्नामेंट्स नहीं होंगे काफी, तो उनकी बरियल साइट्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कुछ लोग रिच थे तो कुछ लोग पुअर थे, कुछ चीफ थे तो उसके कुछ फॉलोअर्स थे। तो ये सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि भाई कुछ स्केलेटन्स ऐसे मिले हैं जिसमें 33 गोल्ड की बीड्स है, 2 स्टोन बीड्स है, 4 कॉपर बैंगल्स है, तो ये सब चीजें मिली है। और कई स्केलेटन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कुछ पॉट्स हमें देखने को मिले। तो इनसे हमें पता चलता है कि कुछ लोग रिच कुछ लोग पुअर थे। अब आ जाते हैं क्या बरियल स्पॉट्स जो है वो कुछ फैमिली के लिए ही थे। तो कई बार देखा गया कि जो मेगालिथ थे उनमें एक से ज्यादा स्केलेटन भी मिले। ठीक है, ठीक है, तो इससे ये क्या पता चलता है कि कई बार क्या होता था कि एक ही फैमिली के बिलोंगिंग मतलब बिलोंग करने वाले, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले सभी को एक ही प्लेस पे दफनाया जाता था, लेकिन एक समय पर नहीं। सपोज ये ग्रेव है आपकी, ठीक है, अब एक पर्सन की इस फैमिली में से डेथ हो गई तो उसको यहाँ दफना दिया गया, फिर उसके घर के अगर किसी दूसरे की फैमिली की डेथ हुई उसको भी इसी में। तो कई बार ऐसे स्पॉट्स भी मिले जहाँ पे एक से ज्यादा मेंबर्स मिले, तो ये माना जाता है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स को एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पे दफना दिया जाता था। तो जो लोग बाद में मरे हैं, ठीक है, उनको बाद में उसी ग्रेव में डाल दिया गया या रख दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। अब इनाम गांव में क्या स्पेशल देखने को मिला है, तो ये एक ऐसी साइट है जो कि घोड़ रिवर पर है, जो कि भीमा की एक ट्रिब्यूटरी है। और इस आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो एडल्ट थे उनको जमीन में दफनाया जाता था सीधा। और यहाँ आप देखेंगे इनका हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ होता था। ठीक है, कई बार बरियल्स जो है हाउसेस के अंदर ही देखने को मिले कि घर के अंदर ही दबा रखा है। ठीक है, कुछ ऐसे वेसल्स थे जिसमें खाना और पानी रखा गया, जो कि डेड बॉडी के साथ में खाने और पानी को भी दफनाया गया। एक मैन जो है एक बड़ी सी साइड पर दबा हुआ मिला, मतलब उसका स्केलेटन, और आप देखेंगे उसके साथ में मतलब 4 पैर वाला क्ले का जार, मिट्टी का जार जो है उस कोर्टयार्ड में 5 रूम्ड हाउस था, मतलब 5 रूम वाला हाउस था। और उस समय के हाउसेस में से आप कहेंगे तो लार्जेस्ट हाउसेस में से एक था। और उसके सेंटर में जो है इस तरीके की चीजें, तो घर के अंदर ही लोगों को दफनाया जा रहा है, उसके साथ में जो है खाना पानी भी रखा जा रहा है। तो ये सब चीजें इनाम गांव में हमें देखने को मिली। इस घर के अंदर एक ग्रेनरी भी थी। तो आप देखेंगे ऐसा बरियल मिला है, 5 रूम का घर है, ठीक है, उसमें दफनाया गया है, उसके अंदर एक ग्रेनरी भी है, और बॉडी को जो है क्रॉस लेग्ड पोजिशन में रखा गया है। ठीक है, एक पैर ऐसे हो गए, क्रॉस लेग पोजिशन में रखा गया है। तो ये हमें इनाम गांव में देखने को मिला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस, कि हमें क्या बताती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा अपनी बुक से। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो फेमस फिजिशियन है, कई बार आपसे क्वेश्चन आता है चरक संहिता जो है वो किसके द्वारा कंपोज की गई या किससे रिलेटेड बुक है, तो मेडिसिन से रिलेटेड बुक है। फिजिशियन थे चरक, उनके द्वारा इसको जो है लिखा गया था। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 बोन्स होती है। आज के समय पे हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा इन्होंने बताया था।
और चरक इस पे कैसे आए, इस फिगर पे कैसे आए, तो उन्होंने हमारी जो टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज जो होती है उनको भी काउंट किया था और उन सबको काउंट करके 360 बोन्स बताई थी। अब हम देखते हैं इनाम गांव में लोगों की क्या क्या ऑक्यूपेशंस थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको कई वीट, बार्ले, इन सब के सीड्स वहां पर देखने को मिले हैं। कई एनिमल्स के बोन्स हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो जिसमें कि कैटल, बफेलो, गॉट, शीप, हॉर्स, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ये सारे एनिमल्स जो है वहाँ उनके स्केलेटन्स मिले हैं। और एक कुछ एविडेंस ऐसे भी है जैसे कि फ्रूट्स भी वहां पर ग्रो किए जाते थे, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, इस सब वेराइटी के फ्रूट्स भी वहां पर ग्रो किए जाते थे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 4। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी आपको इशू है या कोई भी कमी आपको लगती है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।